हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का पार्ट 7 होने वाला है। और अगर आपने अभी तक पार्ट 6 यानी पार्ट 6 तक वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारी वीडियोस मैं डाल दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप उसे फुल वॉच कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल वंदे भारत 2.0 पर आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। अगर आपने आप और टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 151 नंबर का क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन मैं अभी प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूं, तो वहां जाकर आप उसे फुल वॉच कर सकते हैं। देन पहले नंबर का आपका क्वेश्चन या 151 नंबर का क्वेश्चन है कि बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। जो बांध बनाए जाते हैं नदियों पर, उन्हें आधुनिक भारत का मंदिर जो है वो किसने कहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया वाक्य हो जाएगा। यानी उन्होंने क्या कहा था कि जो आज के बांध बनाए जा रहे हैं वो आधुनिक भारत के लिए मंदिर की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया ये वाक्य हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी वही लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। उसके बाद अगला पॉइंट है 152 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है। तो आपका नेल्सन मंडेला आपका जो है ये द्वीप यानी विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप जो है वो निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित रखता है। तो नेल्सन मंडेला जी मैंने कल बता दिया था कि जैसे महात्मा गांधी इंडिया के राष्ट्रपिता हुए हैं, उसी प्रकार नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका जो देश है उसके यहाँ पे ये भी नेशनल फादर माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नेल्सन मंडेला, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप नेल्सन मंडेला से संबंधित है। और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति हुए थे। तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन जो है, दोनों पॉइंट जो है वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 153 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किसने या दिया था, किससे संबंधित रखता है। तो रूसी क्रांति में आपका जो ये नारा दिया गया था कि दुनिया के मजदूर एकजुट हो जाएं, तो आपका रूसी क्रांति में पहली बार ये आपका जो क्या नारा दिया गया था। उसके बाद व्याख्या क्या लिखी है कि दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा रूसी क्रांति से संबंधित था। और फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हुआ करता था। अमेरिका की क्रांति के दौरान अमेरिकियों का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। यहाँ पे आपका जो तीनों पॉइंट है आपको नोट करके रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। 154 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था। तो सरहदी गांधी और सीमांत गांधी और कल मैंने क्या बताया था, एक क्वेश्चन और भी बताया था आपको। तो यहाँ पे शहादत खां ऐसा कुछ नाम था, वहाँ पे कुछ और खान के नाम से नहीं जाना जाता। तो सरहदी गांधी, सीमांत गांधी और एक अदर नाम है, और वो आपको मैं बता दूंगा डिटेल में, किसी भी और वीडियो में मिल जाएंगी। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खां को ही इन सारे नामों से पुकारा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 154 नंबर के क्वेश्चन का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन आपका दिया गया, इधर व्याख्या दी गई है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी या सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती नामक आंदोलन चलाया था। और ये पहले एक ऐसे भारतीय यानी पहले विदेशी थे, यानी कह सकते हो आप, जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे 155 नंबर का क्वेश्चन है कि नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान हुआ करता था। तो नालंदा जो था वो किस प्राचीन शिक्षण यानी किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान हुआ करता था। तो आपका बौद्ध धर्म का हुआ करता था, यानी ऑप्शन बी जो है आपका, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बौद्ध धर्म से रिलेट करता था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। उसके बाद यहाँ पे इसका पॉइंट यहाँ पे लिखा गया कि नालंदा बौद्ध धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था। इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, यानी कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है पेपर्स में, तो आपको नोट करके रखना है। उसके बाद 156 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है। तो आपका उत्तर प्रदेश का जो है वो कथक, यानी उत्तर प्रदेश का जो डांस हो जाएगा वो कथक हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे रिलेट करता है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ आपका जो नृत्य लिखे गए हैं कहाँ से कहाँ कौन सा रिलेट करता है। तो आपका तमिलनाडु का जो नृत्य है वो आपका भरतनाट्यम हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का कथक हो जाएगा, और पंजाब का हो जाएगा गिद्धा और भांगड़ा हो जाएगा। उसका असम का हो जाएगा सतरिया नृत्य हो जाएगा, अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने कराया है। उसका केरल का हो जाएगा मोहिनी अट्टम, और कथकली आपका केरल का हो जाएगा, ओडिशा का ओडिसी हो जाएगा। तो ये जो सारे आपके नृत्य हैं पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद करके रखना है, सारे पॉइंट आपको नोट करके चलना है। उसका 157 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति में डाली गई थी। तो क्या डाला गया था, तो कांस के द्वारा उन्हें बनाया गया था। उसके बाद आगे
यहाँ पे पॉइंट वही पॉइंट लिखा है, उसी के बारे में लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति कांस्य से बनी थी। उसका बाद अगला पॉइंट है यह मूर्ति मोहनजोदारो के एक घर से प्राप्त हुई थी। उसके बाद 158 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि मुगल बादशाह अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर आपका सिचुएटेड है। तो मुगल बादशाह अकबर का जो मकबरा है वो आपका सिकंदरा यानी कहाँ पर स्थित है, सिकंदरा में आपका सिचुएटेड है। और ये क्वेश्चन आपका 19 फरवरी 2019 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट सेकेंड में question पूछा जा चुका है। तो मुगल बादशाह अकबर का जो मकबरा वो कहाँ स्थित है, तो सिकंदरा में स्थित है। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे व्याख्या दी गई है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अकबर का मकबरा आपका सिकंदरा में स्थित है। तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट औरंगाबाद में औरंगजेब की पत्नी बीबी का मकबरा सिचुएटेड है। उसका अगला पॉइंट यहाँ पे अजमेर में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा आपका सिचुएटेड है। तो यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट नोट करके रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 159 नंबर का, यहाँ पे 159 नंबर चला ही गया, गायब हो गया इधर से। ये रहा आपका यहाँ पे था उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की डॉट डॉट शैली प्रचलित थी। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका था, यहाँ पे नागर हटा दो, ये क्वेश्चन आपका था, क्योंकि यहाँ पे ये फायदा हो जाता है कि बाद में जो एक्सप्लेनेशन में दोबारा रिपीट किया होता है क्वेश्चन। तो उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की डॉट डॉट शैली प्रचलित थी, तो कौन सी हो जाएगी, तो नागर शैली आपकी प्रचलित हुआ करती थी। तो ऑप्शन ए आप यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको नोट करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे मध्य भारत में आपका नेसर शैली थी, और उसके बाद जबकि दक्षिण भारत में जो थी द्रविड़ शैली प्रचलित है, उस टाइम पे भी प्रचलित है। तो उत्तर भारत में कौन सी हो जाएगी, नागर शैली हो जाएगी। और मध्य भारत में यानी मिडल इंडिया में क्या हो जाएगी, आपका नेसर शैली हो जाएगी। और दक्षिण भारत में आपकी द्रविड़ शैली प्रचलित है। ये आपको नोट करके रखना है, याद करके रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 160 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो कौन सा आपका जो हो जाएगा वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो भांगड़ा जो है वो शास्त्रीय नृत्य के श्रेणी में नहीं आता, जबकि कथकली आता है, ओडिसी आती है, मोहिनीअट्टम हो जाएगा, ये तमिलनाडु का हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा, कथकली केरल का हो जाएगा। तो आपका ये तीनों आते हैं शास्त्रीय नृत्य में, जबकि भांगड़ा पंजाब का जो है ये आपका शास्त्रीय नृत्य में नहीं आता है। देन आगे बढ़ते हैं 161 यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि भांगड़ा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, जबकि कथकली, ओडिसी तथा मोहिनीअट्टम भारत के शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कथकली कहाँ का है, तो केरल का हो जाएगा, ओडिसी कहाँ का है, तो ओडिशा का हो जाएगा, मोहिनीअट्टम कहाँ का हो जाएगा, तमिलनाडु का आपका ये रिलेट कर जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 161 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में आया था। तो आपका जब भारत छोड़ो आंदोलन आया था उसी के टाइम पर आपका क्रिप्स मिशन भी भारत में लाया गया था, और ये आपका किसी का नाम था क्रिप्स, उन्हीं के नाम पे ये क्रिप्स मिशन लेकर आया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में आया था, और 1942 में आपका क्रिप्स मिशन भी भारतवर्ष में लाया गया था। उसके बाद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको मिलते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। उसका अगला पॉइंट है कि इसके अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, जो लेबर पार्टी से संबंधित थे, इन्हीं के नाम पे आपका आया था, स्टैफोर्ड क्रिप्स के नाम पे ही रखा गया था उसे क्रिप्स मिशन। उसके बाद यहाँ पे गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के नाम आगामी तारीख का चेक कहकर संबोधित कर दिया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू होने को था तब ये आपका भारवानी इंग्लैंड से इंडिया में महात्मा गांधी जी के पास आया था। तो महात्मा गांधी जी ने इसे क्या कहा था, एक पोस्ट डेटेड चेक, यानी एक बैंक जो ऋण दे रहा है जो पहले से अपना दिवालिया हो चुका है, ऐसा वो बैंक इन्होंने ये नाम दिया था। उसके बाद 162 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में आपका सिचुएटेड है, ये आपको बताना है। तो भारत के गुजरात राज्य में आपका सिचुएटेड हो जाएगा। तो 162 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल तथा प्राचीन बंदरगाह हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये आपका क्लियर। दूसरा पॉइंट हो जाएगा यह भोगवा नदी के तट पर आपका सिचुएटेड है। कौन सा, भारत का जो लोथल है वो आपका भोगवा नदी के किनारे पर सिचुएटेड है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि इसकी खोज डॉक्टर SR राव ने की थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 163 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है। तो संगम साहित्य आपका किस भारतीय भाषा में लिखा गया, तो तमिल भाषा में आपका लिखा गया है संगम साहित्य। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं 164 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था। तो 1959 में आपका ये पारित कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी वही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं
65 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में आया था इसे ही प्रतिस्थापित कर दिया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित कर दिया था। उसके बाद 166 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि ऋग्वेद के मंडलों में, मतलब ऋग्वेद जो है कितने मंडलों में विभाजित किया गया। तो ऋग्वेद जो है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऋग्वेद आपका 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे आपका इसकी व्याख्या मिल जाती है। तो ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। इनमें से 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश हैं। प्रथम और दसम मंडल सबसे बाद में जोड़े गए हैं। तो ये आपको नोट करके रखना है। और ये आपको वेदों को जो है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो यानी सबसे पहले जो यूपी पेट के लिए मैं पेपर करवा रहा था तो वहाँ पर मैंने वेदों के बारे में डिटेल्ड वीडियो बता रखी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद के बारे में चारों में मैंने वीडियो बना रखी है। तो वो वीडियो आप फुल वॉच कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। ऋग्वेद का कितने मंडल हैं, कौन से मंडल महत्वपूर्ण है, कौन से मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया, सब कुछ मैंने बताया। वहां पे जाकर आप उसे देख सकते हैं, फुल वॉच कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 166 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 167 नंबर का क्वेश्चन फिर मैंने नहीं लिखा। यहाँ पे 167 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम हुआ करती थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये था कि पल्लव राजवंश की राजधानी क्या हुआ करती थी। तो कांचीपुरम आपका पल्लव राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो पल्लव वंश की जो राजधानी हुआ करती थी वो आपकी कांचीपुरम हुआ करती थी। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे मदुरई पांड्य वंश की राजधानी हुआ करती थी। तंजौर जो है वो चोल राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद अगला पॉइंट है कि 168 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी। तो बंबई में हुई थी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बंबई, जो मुंबई इस टाइम पे कहाँ की राजधानी है तो महाराष्ट्र की राजधानी आपकी मुंबई हो जाएगी। उसके बाद व्याख्या यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। और अगला पॉइंट इसमें है कि इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 169 नंबर का क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्न में से किस शहर में सिचुएटेड है। तो गुलजार हौज जो है आपका किस आपका शहर में सिचुएटेड हो जाएगा। तो हैदराबाद में आपका सिचुएटेड हो जाएगा गुलजार हौज। तो 169 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे व्याख्या लिखी हुई है कि ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज जो है हैदराबाद में आपका सिचुएटेड हो जाएगा। उसके बाद 170 नंबर का क्वेश्चन है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के समय थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर आपका कौन विराजमान हुआ था। तो आपका हर्षवर्धन जो थे वो विराजमान हुए थे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साल थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर हर्षवर्धन विराजमान हुए थे। उसके बाद अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय 4वीं शताब्दी के गुप्त वंश के शासक हुआ करते थे। और राजेंद्र चोल फर्स्ट जो थे 11वीं के महान चोल शासक थे। उसके बाद अगला पॉइंट है कृष्णदेव 16वीं शताब्दी के विजयनगर के शासक हुआ करते थे। यहाँ पे आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। देन आपका 171 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि 171 नंबर क्वेश्चन है कि रामचरितमानस किस भाषा में आपकी लिखी गई है। तो अवधी भाषा में आपका लिखित मिलेगी रामचरितमानस। उसके बाद यहाँ पे इसका पॉइंट लिखा हुआ है कि मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है जबकि मध्यकालीन राजकीय भाषा आपकी फारसी हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे लिखा किसमें गया तो अवधी भाषा में लिखा गया है। तो तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया रामचरित मानस को। उसके बाद 172 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सिचुएटेड है। तो आपका हो जाएगा असम में आपका सिचुएटेड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 172 नंबर के क्वेश्चन का। उसके बाद व्याख्या इसकी क्या हो जाएगी कि ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर असम राज्य में स्थित है। और अगला पॉइंट है कि ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। और विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में आपका सिचुएटेड हो जाएगा। तो यहाँ से आपको नोट करके रखना है। उसका 173 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या हुआ करती थी। तो पुडुचेरी, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पुडुचेरी हुआ करती थी। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्च 2019 को जो शिफ्ट फर्स्ट में पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आपका पूछा गया हुआ है। तो सारे के सारे जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका
एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ मिलेगा आपको कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पुडुचेरी हुआ करती थी और पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी आपका कोचीन हुआ करती थी। यहाँ पे आपका ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर हो चुके होंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है 174 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को आपको पूरा पाषाण काल कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये पॉइंट देखते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। अगला पॉइंट इसी में, धातुओं में सबसे पहले तांबा आगमन के काल को ताम्र पाषाण युग कहते हैं। उसके बाद 175 नंबर का क्वेश्चन है कि फ्रांस यात्री फ्रांसवा वर्नियर किस वर्ष भारत आया था। तो फ्रांस यात्री जो फ्रांसवा वर्नियर किस वर्ष भारत आया था, तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आइए हम यहाँ पे देखते हैं। तो आपका 1656 ईस्वी में आपका भारतवर्ष आया था। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा वर्नियर 1656 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां के काल में भारत आया था। अगला पॉइंट इसी में है कि इसने मुगल साम्राज्य का उल्लेख इतिहास ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में किया है। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो टोटल अच्छी लगी होगी। और इस वीडियो में मैंने टोटल 25 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन जीके के करवाए। और ये क्वेश्चन ये वीडियो जो है आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जीडी और कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीके जीएस पूछी जाती है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपने प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी तो उन सारी वीडियोज़ को मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप उसे फुल वॉच कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे चैनल वंदे भारत 2.0 को ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, वंदे मातरम।